हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 74। अक्षत को याद ही नहीं रहा कि आज उसका जन्मदिन था। जब सब घर वालों ने एक साथ उसे हैप्पी बर्थडे विश किया तो वह थोड़ा हैरान रह गया। खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव उसके चेहरे पर झिलमिलाने लगे। नीता किचन में रखा केक ले आई जो उसने खुद अक्षत के लिए बनाया था। अक्षत ने देखा सब वहां है, बस मीरा और उसके पापा वहां नहीं है, तो उसका मन भारी हो गया। लेकिन घर वालों के चेहरे पर खुशी देखकर उसका दिल रखने के लिए अक्षत ने केक काटा और सबको थोड़ा थोड़ा खिला भी दिया। दादू दादी ने अक्षत को खूब आशीर्वाद दिया, साथ ही एक बहुत ही शानदार घड़ी तोहफे में दी। राधा ने उसे एक सिल्वर चेन गिफ्ट की, तो वहीं नीता ने उसे सिल्वर ब्रेसलेट गिफ्ट किया। तनु ने अक्षत को उसके पसंदीदा परफ्यूम का सेट गिफ्ट किया। चीकू और काव्या भी मिलकर अक्षत के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लेकर आए थे। अर्जुन ने अक्षत को कोई गिफ्ट नहीं दिया, बल्कि वह उसके पास आया और कहा, तुम्हारे जन्मदिन का सबसे शानदार तोहफा तुम्हें आज रात मिल जाएगा। सबने मेरे लिए इतना किया, मेरे लिए उतना ही काफी है। थैंक यू, अक्षत ने कहा और डाइनिंग के पास चला आया। सोमी जीजू वहां नहीं थी। अक्षत ने एक प्लेट उठाई, उसमें थोड़ा सा केक रखा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। नीता बचा हुआ केक सबको सर्व करने लगी। राधा को उदास देखकर नीता ने कहा, क्या हुआ मां, आप उदास नजर आ रही हैं? सब यहां है, बस मीरा नहीं है। राधा ने अपनी आंखों के किनारे साफ करते हुए कहा, मां उदास मत होइए, मीरा को भी जरूर याद होगा। आज देवर जी का जन्मदिन है और मेरा दिल कहता है मीरा जल्दी ही इस घर में वापस आएगी, अपनी पुरानी दुनिया में। नीता ने कहा तो राधा हल्का सा मुस्कुराई और प्यार से उसका गाल छूकर वहां से चली गई। अक्षत ऊपर आया, उसने प्लेट लाकर अमायरा की तस्वीर के सामने रखी और कहा, आज आपके पापा का बर्थडे है प्रिंसेस, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मेरे लास्ट बर्थडे पर तुम मेरे साथ थी, पर आज तुम मेरे साथ नहीं हो और ना मीरा मेरे साथ है। सबके होते हुए भी मैं अकेला हूं प्रिंसेस। आई मिस्ड यू सो मच। कहते हुए अक्षत की आंखों में आंसू भर आए। वह कमरे से बाहर निकल गया और बालकनी में चला आया। जब भी अक्षत उदास होता था या परेशान होता था, अपने कमरे की बालकनी में चला आता। कुछ देर बाद सोमी जीजू वहां आए और कहा, साले साहब। सोमी जीजू की आवाज से अक्षत की तंद्रा टूटी। वह पलटा और उनकी तरफ चला आया। सोमी जीजू के सामने आकर अक्षत ने कहा, सबने मुझे कोई ना कोई तोहफा दिया, आपने मुझे बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। दरअसल वो मेरा तोहफा थोड़ा मामूली था, सबके सामने देने में थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी, तो मैं अकेले में देने चला आया। सोमी जीजू ने कहा, दीजिए, अक्षत ने कहा। जीजू ने अपनी जेब से एक लेटर जैसा कुछ निकाला और अक्षत की ओर बढ़ा दिया। अक्षत ने उस लेटर को लिया और खोलकर पढ़ने लगा। जैसे जैसे अक्षत उस लेटर को पढ़ते जा रहा था, उसका मन भारी हो रहा था। प्रिय साले साहब, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जानता हूं पिछले कुछ महीनों में आप जिन हालातों से गुजरे हैं वो आपके लिए बेहद तकलीफदेह थे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और हमेशा परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालते रहे। हाँ, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है और हम उन्हें वक्त पर नहीं छोड़ सकते, पर कुछ चीजों को हमें वक्त पर छोड़ देना चाहिए। हमने जो खोया उसके जख्म वक्त के साथ भर गए, लेकिन आपने जो खोया उसका दर्द सिर्फ आप जानते हैं। जानता हूं सबके होते हुए भी आज आपको दो लोगों की कमी सबसे ज्यादा महसूस हो रही है। एक वो जो आपकी जिंदगी का हिस्सा थी और दूसरी वो जो खुद आपकी जिंदगी थी। आपकी जिंदगी का हिस्सा हमेशा आपके साथ रहेगा, आपकी यादों में, क्योंकि उसे वापस लाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं हमेशा दुआ करूंगा कि आपकी जिंदगी आपको मिल जाए। आपके जन्मदिन पर मैं ये दुआ करता हूं कि इस साल आपका दर्द खत्म हो जाए और आप अपनी पुरानी दुनिया में वापस लौट जाए, अपनी उसी असली मुस्कान के साथ,
जो इस घर का असली सुकून थी, सोमी जीजू। अक्षत की आंख से बहकर आंसू स्लेटर पर आ गिरे। वह फूट फूट कर रोने लगा। सोमी जीजू ने देखा तो आगे बढ़कर उसे गले लगाते हुए कहा, ए पागल है क्या? मैंने इस लेटर में कुछ गलत लिख दिया हो तो मुझे माफ कर देना। अक्षत ने कुछ नहीं कहा, बस जीजू के गले लगकर रोता रहा और कुछ देर बाद उनसे दूर हटकर कहा, आपसे किसने कहा ये मामूली है? खत कभी मामूली नहीं होते हैं जीजू। मैं हमेशा किसी खास इंसान के जरिए दूसरे खास इंसान के लिए लिखे जाते हैं और इस खत ने साबित कर दिया कि मैं आपके लिए खास हूं, बहुत खास हूं। थैंक यू जीजू, थैंक यू सो मच। अक्षत की बात सुनकर सोमी जीजू मुस्कुराने लगी और कहा, और इतनी सी बात के लिए तूने अपने इतने कीमती आंसू बहा दिए, लेकिन ये आंसू सिर्फ आज के लिए है। अब से तेरी आंखों में ये आंसू नहीं आएंगे। आपने मेरे लिए खत लिखा? अक्षत ने अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पूरे 2 घंटे लगे मुझे ये लिखने में। समझ ही नहीं आ रहा था क्या लिखूं। सोमी जीजू ने कहा, मीरा भी मेरे लिए हर साल ऐसे ही खत। कहते कहते अक्षत रुक गया, लेकिन सोमी जीजू समझ गए। उन्होंने अक्षत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पक्का वो आज भी तुम्हारे लिए खत लिख रही होगी। तुम दोनों के जिस्म एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, मन नहीं। अक्षत ने सुना तो बुझी आंखों से जीजू को देखने लगा। वह हैरान था, सोमी जीजू हर बार उसके दिल की बात कैसे जान लेते थे। उसने सोमी जीजू से गुड नाइट कहा और वहां से चला गया। सोमी जीजू ने अक्षत को जाते हुए देखकर मन ही मन कहा, बस आज की रात साले साहब, उसके बाद आपकी मीरा आपकी जिंदगी में वापस आ जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। ये मेरा आपसे वादा है। रात की 12 बज रही थी और अमर जी के घर में बस मीरा के कमरे की लाइट जल रही थी। घर के सभी लोग सो चुके थे, बस मीरा जाग रही थी। अपने कमरे में टेबल के पास रखी मीरा बड़े इत्मीनान से खत लिख रही थी। उस खत को लिखते हुए मीरा की आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर सुकून के भाव थे। मीरा ने उस खत को लिखा और बड़े प्यार से लिफाफे में डालकर लिफाफे में पैक कर दिया। उसने लिफाफे को ड्रॉर में रखा और उठकर कमरे में लगी अक्षत की तस्वीर के सामने चली आई। मीरा प्यार भरी नजरों से एक टक अक्षत को देखते रही और फिर सहसा ही उसे वो पल याद आ गया जब चाइल्ड होम में अक्षत ने अखिलेश को थप्पड़ मारकर कहा था, शी इज स्टिल माई वाइफ। मीरा ने अपनी आंखें मूंद ली और कहने लगी, हम जानते हैं आप आज भी हमसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं, शायद बीते हुए कल से भी ज्यादा। फिर क्यों आप हमसे दूर हैं? अनजाने में हमसे जो गलतियां हुई उन गलतियों का एहसास हमें है। एक बार, सिर्फ एक बार हमें उन गलतियों के लिए आपसे माफी मांगने का मौका दीजिए। हम जानते हैं हमसे दूर रहकर आप सुकून में नहीं हैं। जिन हालातों से हम दोनों गुजर रहे हैं उन हालातों में हम में से सबसे ज्यादा जरूरत एक दूसरे की है। आज आप भी हम पर अपना हक समझते हैं। आज आपका जन्मदिन है और हम आपसे दूर हैं। हर साल की तरह हमने आज भी आपके लिए खत लिखा है, पर इस बार वो खत आप तक पहुंच पाएगा या नहीं हम नहीं जानते। बहुत कुछ है हमारे मन में जो हम आपसे कहना चाहते हैं, आपसे शिकायत करना चाहते हैं, आप पर गुस्सा करना चाहते हैं, लेकिन आप हमसे दूर चले गए, बहुत दूर। हम इंतजार करेंगे आपके लौट आने का, क्योंकि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इतनी कि आपके इंतजार में पूरी जिंदगी निकाल देंगे। भले ही हम आपके साथ नहीं हैं, लेकिन मीरा सिंह राजपूत सिर्फ अक्षत व्यास की थी, है और रहेगी। मीरा, मीरा तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन है, तुम सोई नहीं अब तक? सौंदर्या ने मीरा के कमरे में आते हुए कहा। सौंदर्या की आवाज से मीरा की तंद्रा टूटी। उसने अपनी आंखें पोंछी और सौंदर्या के पास चली आई। मीरा का उदास चेहरा देखकर सौंदर्या ने कहा, इस चांद से चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? कुछ नहीं बुआ जी, बस ऐसे ही। आप इस वक्त यहाँ
मीरा ने पूछा। हाँ, तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन देखी तो चली आई। वैसे भी मीरा, ये उदासी सिर्फ आज के लिए है। कल से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। कल से सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी। सौंदर्या ने आंखों में चमक भरते हुए कहा। हम कुछ समझे नहीं बुआ जी, मीरा ने कहा। कल का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। सो जाओ, वरना कल की पार्टी में तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगेगा। गुड नाइट। सौंदर्या ने प्यार से मीरा का गाल छुआ और वहां से चली गई। जाते जाते वह मीरा को उलझन में डाल गई। अगली सुबह मीरा उठी और तैयार होकर नाश्ता करने हॉल में चली आई। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर समझ आ रहा था कि वह रात भर ठीक से सोई नहीं थी। राजकमल जी, सौंदर्या, प्रत्याशा और जिज्ञासा सभी नाश्ते के टेबल के इर्द गिर्द बैठे थे। सौंदर्या को अमर जी कुर्सी पर बैठा देखकर मीरा को अच्छा नहीं लगा। आज से पहले अमर जी ही इस कुर्सी पर बैठा करते थे, लेकिन आज सौंदर्या भुआ को बैठा देखकर मीरा के दिल में एक टीस उठी। उसने कुर्सी खिसका कर बैठते हुए कहा, भुआ जी, ये जगह हमारे पापा की है, फिर इस पर आप। ओ मीरा, तो क्या हो गया? क्या मैं इस घर में कुछ नहीं हूं? वैसे भी मुझे नहीं लगता भाई साहब अब कभी इस कुर्सी पर बैठ पाएंगे। सौंदर्या ने मुंह बनाते हुए कहा। भुआ जी, आप होश में तो हैं? आप ये क्या कह रही हैं? मीरा के चेहरे पर गुस्से के भाव तैरने लगे। हाँ मीरा, मैं बिल्कुल होश में हूं, पर मुझे लगता है शायद तुम सच को देखना नहीं चाहती। भाई साहब का सच जानने के बाद भी तुम्हारे मन में उनके लिए सम्मान के भाव। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो शायद कभी उन्हें पलट कर ना देखती। सौंदर्या ने पहेलियां बुझाते हुए कहा। सौंदर्या, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? राजकमल जी ने कहा। आप बीच में मत बोलिए, सौंदर्या ने कहा। मीरा ने देखा उसके साथ इतना प्यार से पेश आने वाली, उसकी परवाह करने वाली सौंदर्या एकदम से इतना कैसे बदल गई। मीरा ने हैरानी से सौंदर्या भुआ को देखा और कहा, आप किस सच्चाई की बात कर रही हैं? क्यों मीरा, क्या तुम नहीं जानती अमायरा की मौत का सच? सौंदर्या ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा। मीरा ने सुना तो उसके हाथ में पकड़ा चम्मच प्लेट में आ गिरा। सौंदर्या अमायरा के कातिल के बारे में जानती है, ये सुनकर मीरा को एक धक्का सा लगा। वह हैरानी से सौंदर्या को देखने लगी। राजकमल जी और उनकी बेटियों को कुछ समझ नहीं आया। वे चुपचाप अपना नाश्ता कर रहे थे। बुआ जी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं क्या? मीरा ने घबराहट भरे स्वर में कहा। उसकी आंखों में लगभग आंसू भर आए थे। सौंदर्या ने देखा तो मीरा के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, आज शाम सब सच तुम्हारे सामने होगा मीरा। मीरा ने हामी में गर्दन हिला दी। सौंदर्या एक बार फिर नाश्ता करने लगी, लेकिन मीरा के हलक से निवाले मुश्किल से नीचे उतरे। सुबह का समय था। विकी अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। वह कोई सपना देख रहा था। सपने में विकी को छवि का चेहरा नजर आया, उदास और बुझा हुआ चेहरा, जो विकी को ही देख रहा था। कोर्ट रूम में छवि की कही बातें उसके ख्वाब में घूम रही थी। विकी करवटें बदलने लगा और फिर उठकर एकदम से बैठ गया। छवि की कही वो बातें उसके कानों में गूंजने लगी और आंखों के सामने घूमने लगा छवि का चेहरा। क्या इंसाफ करेगा आपका कानून मेरे साथ? मेरे साथ हुए अन्याय को आपका कानून जानता है, उसके बाद भी आपके कानून ने क्या किया? एक लड़की जब बड़ी होती है तो वो सपना देखती है कि वो भी एक दिन दुल्हन बनेगी, उसके हाथों में भी मेहंदी लगेगी, उसके घर भी शहनाइयां बजेगी, उसके सपनों का राजकुमार उसके घर दहलीज पर आएगा और उसे ब्याह कर ले जाएगा। लेकिन यहां तो ऐसा हुआ ही नहीं जज साहब। मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी, ना मेरे घर में शहनाइयां बजी, ना कोई राजकुमार मुझे पहनाने आया। एक दरिंदा आया, मुझे नौचा और बिना शादी के मैं मां बन गई। मेरी कोख में पल रही इस नन्ही सी जान को तो ये भी नहीं पता कि इसका पिता कौन है। विकी पीठ के बल बिस्तर पर आ गिरा। उसकी आंखों में भरे आंसू आंखों के किनारों से बह गए और वह धीरे से बुदबुदाया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं छवि,
मेरी वजह से आज तुम इन हालातों में हो, लेकिन मैं वादा करता हूं जिसने भी ये किया है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। तुम मुझे कभी माफ करो या ना करो, लेकिन मैंने जो किया उसके लिए मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या विक्की छवि के असली गुनहगार तक पहुंच पाएगा? आखिर ऐसा कौन सा सच है जो आज शाम मीरा के सामने आना है? अब ये तो बताएगी सौंदर्य भुआ, मैं नहीं। तो जानने के लिए सुनते रहिए हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।